Hello dear learners, welcome back to another one mark question video of political science. आज हम थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं which is US hegemony in world politics. So सबसे पहले hegemony term का मतलब समझ लेते हैं. It is a country or organization trying to prove its dominance over others. हिंदी में बहुत सिंपल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है. इट इज दादागिरी. तो आप इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. Question number 1 is which of the following was a part of global war on terrorism by the US? Option A is Operation Desert Storm, B is Operation Enduring Freedom, C is Operation Infinite Reach, or D Operation Iraqi Freedom. The correct answer for this is B Operation Enduring Freedom. क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. आपका स्टेटमेंट है द यूएस हेजेमनी बिगेन इन 1991 आफ्टर सोवियत पावर डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल सीन. तो इसका करेक्ट आंसर इज फॉल्स. सो ये जो स्टेटमेंट है इट इज पार्शियली ट्रू लेकिन कंप्लीटली ट्रू नहीं है बिकॉज देयर आर टू मोर फैक्टर्स टू इट. ऐसा नहीं है कि 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही यूएस एकदम से हेजेमनी बन के बाहर आई हो. 1945 से ही यूएस ने अपना कुछ इस तरीके का बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया था जहां पर वो कॉन्स्टेंटली पूरे विश्व में अपना आधिपत्य, अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी हेजिमनी दिखाने की कोशिश कर रहा था. एंड इवन आफ्टर 1991 एकदम से लोगों को समझ में नहीं आया था. मच लेटर धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आया था कि यूएस हैज नाउ स्टार्टेड बिहेविंग एज अ हेजिमोन. Question number 3 is in August dash Iraq invaded Kuwait, rapidly occupying and subsequently annexing it. तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. इट इज ईयर 1990. और इसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स जब फेल हो गए, इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई कि वो इराक कुवैत को छोड़ दे और ये अटैक बंद करे. तो जब ऐसा नहीं इराक ने माना तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बाय फोर्स कुवैत को लिबरेट कराया. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. नेम द यूएन ऑपरेशन इन विच 34 कंट्रीज फॉट अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड इट इन व्हाट केम टू बी नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर. तो पहले गल्फ वॉर पे 34 कंट्रीज ने इराक को डिफीट किया था, बट ये ऑपरेशन यूएन ने लीड किया था. तो यूनाइटेड नेशन के इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है. इट इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. और इसमें जो मेजर रोल था वो यूएस का ही था. Question number 5. What does Hyde strategy imply with the hegemony system? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है. वन लाइन में आपको ये डिफाइन करना है. सो वन लाइन में आप सिंपली लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल. तो ये स्ट्रैटेजी होती है हाइड स्ट्रैटेजी कि आप जो डोमिनेंट पावर है, जो डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हेजिमोन है, उससे उतना दूर रहें जितना कि पॉसिबल हो ताकि फ्यूचर में वो आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके. और ये जो स्ट्रैटेजी कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे. चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज यूएस के रडार से नीचे रहने की कोशिश करती हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम? वन लाइन में आपको इसको आंसर करना है. सो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का जो मेन पर्पस था वो था कि वो इराक को प्रिवेंट करे फ्रॉम क्रिएटिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. हालांकि बाद में जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई या इस पे पूरी जांच हुई तो वहां पे ऐसे कोई भी वेपन्स मिले नहीं. तो इसका जो अनदर रीजन जो एक ऑब्जेक्टिव यूएस का ये सब करने के पीछे था वो ये भी था कि वो इराकी ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल कर सके और ऑल्सो वहां पे जो रेजीम जो वहां का लीडर है उसको हटा के एक यूएस के फ्रेंडली लीडर को वहां पे बिठा सके पोजीशन ऑफ पावर में. तो ये था. आप इनसे दोनों में से कोई भी रीजन स्टेट करेंगे इट इज गोइंग टू बी राइट. आप दोनों भी लिख सकते हैं बट 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप अगर एक रीजन भी लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. Question number 7. Despite winning the first Gulf War, George H.W. Bush lost the US presidential election of 1992. Who was elected as the president of the US then and to which party did he belong to? तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिटेल लग रहा होगा ये, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं. सो आपको पॉलिटिकल लीडर्स और उनकी पार्टीज भी ध्यान में रखनी है. तो विलियम जेफरसन या बिल क्लिंटन, जिनको बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है, वो 1992 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए यूएस के. एंड ये डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते थे. यूएस में दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन. सो ही बिलोंग टू डेमोक्रेटिक पार्टी.
Question number 8 is, in year 1998, which operation was ordered by President Clinton against Al-Qaeda terrorists targeting Sudan and Afghanistan? So इसका correct answer is Operation Infinite Reach. So यूएस ने ये यूएस की एम्बेसीज थी नैरोबी केनिया में, उसमें बॉम्बिंग के रिस्पांस में ये ऑपरेशन लॉन्च किया था. देयर इज आल्सो अनदर स्टोरी टू इट विच इज कि क्लिंटन के अगेंस्ट एक स्कैंडल सरफेस हुआ था एंड अपना मीडिया अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये प्रॉक्सी वॉर वहां पे किया गया था. इस तरीके की एक स्टोरी है. एक मूवी भी है वैग द डॉग, अगर आपको कभी देखने का मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा. Question number 9, state whether the following statement is true or false. Statement है, the roots of the word hegemony lie in classical Greek. So this statement is absolutely correct. और जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी भी लीडरशिप का प्रिडोमिनेंस, एक स्टेट का दूसरे के ऊपर प्रिडोमिनेंस, उसको हेजिमनी वर्ड दिया गया था, टर्म दिया गया था. एंड ये एंशियंट ग्रीस में ये वर्ड जो है वो यूज होता था एथेंस के लिए, क्योंकि एथेंस अपने आसपास के स्टेट्स के ऊपर प्रीडोमिनेंस अपनी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता रहा. सो वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 10. प्लीज 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 गाइस, अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए. Question number 10 is, consider the following statements about Operation Iraqi Freedom. First option है आपका, huge amount of weapons of mass destruction were unearthed in Iraq. Second है, US invaded Iraq after the UN approved its mandate to the invasion. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है. फर्स्ट इज ए इज ओनली फर्स्ट, बी इज ओनली सेकंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है. इराक में कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं मिला. एंड यूएस ने जब इराक पे इन्वेजन किया था उसको यूएन का अप्रूवल नहीं मिला था, बट उसने एक विलिंग कंट्रीज का कोलिशन बना करके इराक पे इन्वेजन किया था. Question number 11 is, the internet is a direct outcome of America's what type of project that began in 1950? Option A, space research, B, educational research, C, military research, D, market research. Correct answer is C, military research. So the internet we use वो कभी भी civilian purpose के लिए device नहीं हुआ था. It was for military purpose. Eventually as a byproduct हम लोगों को वो मिल गया. Question number 18, how much percent share of world's economy remain with the US at present? So this is 21% and it is huge number. Question number 13, name the economic system set up by the US after the Second World War that still constitutes the basic structure of the world economy. So ऐसा कौन सा सिस्टम था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइस किया गया था और वो अभी तक हमारी इकोनॉमी उसी स्ट्रक्चर पे चलती है? इट वाज ब्रेटन वुड्स सिस्टम, और आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो इसी सिस्टम के थ्रू आए थे. Question number 14 is, the third sense of hegemony is about the capacity to manufacture consent. This ability to persuade rather than coerce is called dash. So correct answer इसका क्या है? इट्स सॉफ्ट पावर. और जो पहली दो सेंसेस हैं, दो पावर्स हैं एक किसी भी हेजिमनी की, फर्स्ट वन इज मिलिट्री पावर, सेकंड वन इज इकोनॉमिक पावर. क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन बैंडवैगन स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू अ हेजिमनी. तो इससे पहले हमने अभी एक दूसरी स्ट्रेटजी डिस्कस की थी. इट वाज हाइड स्ट्रेटजी, जिसमें कि जो कंट्रीज होती है वो हेजिमॉन से दूर रहने की कोशिश करती हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैंडवैगन स्ट्रेटजी. सो व्हाट इज इट? वन लाइन में आपको इसे बताना है. So it is working with rather than against the hegemon. इसमें आप hegemon के साथ काम करते हैं because उसके साथ काम करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आपके बढ़ सकते हैं, ट्रेड इंक्रीज हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में आपको हेल्प मिल सकती है. तो इसीलिए कभी कभी हेgemon के साथ जुड़ने में भी फायदा होता है. So this sort of strategy is known as bandwagon strategy. क्वेश्चन नंबर 16 इज, मैच द फॉलोइंग. आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं. फर्स्ट कॉलम में आपको चार ऑपरेशंस दिए हुए हैं: इनफाइनाइट रीच, इंड्योरिंग फ्रीडम, डेजर्ट स्टॉर्म, इराकी फ्रीडम. सेकंड कॉलम में आपको कुछ इवेंट्स गिवन है: war against Al Qaeda and Taliban, B is coalition of the willing, C is missile attack in Sudan and D is first Gulf War. So फर्स्ट कॉलम से देखते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच. सो इसमें मिसाइल अटैक किए गए थे सुडान और अफगानिस्तान में. सो फर्स्ट का करेक्ट मैच इज गोइंग टू बी सी. ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम. ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम लुक्स मच सिमिलर टू इनफाइनाइट रीच बिकॉज दोनों ही टेररिज्म के अगेंस्ट थे. But Infinite Reach was launched in 1998 as a result of bombing of US embassies in
नैरोबी केनिया। बट इंड्योरिंग फ्रीडम पोस्ट 9/11 एक टेररिज्म के अगेंस्ट लॉन्च किया गया ऑपरेशन था, और इसमें इट वाज वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान, और कुछ हद तक, काफी हद तक टेररिज्म को, अलकायदा और तालिबान को वाइप आउट करने में ये सक्सेसफुल भी हुआ था। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, एंड इसका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट गल्फ वॉर। फोर्थ इज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें क्लियरली जो यूएन था उसने अपना मैंडेट नहीं दिया था, तो जो विलिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपने कोalition बना के यूएस ने इसको लीड करके इराक पे अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। कॉलम 1 में आपको कुछ ऑपरेशन दिए, कॉलम 2 में उनका ईयर दिया है। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इट वाज इन 1998, इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड इज ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म 1990 में ही लॉन्च हुआ था, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड इज ऑपरेशन इराकी फ्रीडम which is in 2003, it is also absolutely correct. So answer is none, all of the above are correct. Question number 18, during the first Gulf War who was the president of Iraq? ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, एंड बिकॉज जो टेक्स्ट बुक है इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, तो इसके रिपीट होने के चांसेस हैं, ये किसी भी सेट्स के अक्रॉस ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो द आंसर इज सदाम हुसैन। Question number 19, which war is also known as the computer wars? Again, last year पूछा गया question है, it was the first Gulf War. Question number 20 is correct the following statement and rewrite it. Last year पूछा गया question है, statement है आपकी NATO came into existence in June 1949 and it was an association of 11 states. So ये देख लेते हैं, इसमें correction देख लेते हैं. Firstly, it is not June 1949, it is April 1949. So आपको ये एक तो ये चीज करेक्ट करनी पड़ेगी, एंड दूसरा इट वाज नॉट एन एसोसिएशन ऑफ 11 कंट्रीज बट 12 कंट्रीज, तो ये दोनों हाफ हाफ मार्क्स ये कैरी करते हैं। इसको देख लीजिएगा, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, SEATO। सम पीपल विल पॉइंट आउट दैट ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, बट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और मैंने लास्ट चैप्टर में ये कवर नहीं किया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ डाल दिया। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 22, which event does 9/11 refer to in context of contemporary world politics? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है अगेन, it is terrorist attack on World Trade Center on September 11, 2001. Question number 23, in foreign policy, the government of Bill Clinton tended to focus on soft issues like dash and dash. So the correct answer is democracy promotion and climate change या world trade. तीनों में से आप कोई दो लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। Question number 24, fill in the blanks with suitable words. Cuba was an ally of Soviet Union and received both dash and dash aid from it. Last year का क्वेश्चन है अगेन, इसमें डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड इसको मिली थी। आप इसमें फाइनेंशियल की जगह का इकोनॉमिक एड भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेंटागन बिल्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स? तो पेंटागन बिल्डिंग का यूनाइटेड स्टेट पे क्या काम है? ये यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है। Question number 26 is, in your opinion, which one of the following is better for India and why? Working against the hegemon or working with the hegemon? तो अभी हमने दो strategies डिस्कस की थी, फर्स्ट वन वाज bandwagon and another was hide strategy। तो इंडिया को कौन सी चूज करनी चाहिए? So this is opinion based question and entirely your opinion matters in this one। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है, आप जो भी लिखेंगे उसमें आपको एक रेलेवेंट आंसर, एक अपने सपोर्ट के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। सपोज यू से कि इंडिया को हेजिमॉन ज्वाइन कर लेना चाहिए, बैंडवेगन ज्वाइन कर लेना चाहिए, सो इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर यू कैन से कि उससे इंडिया को इकोनॉमिक फायदा होगा और इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा, जीडीपी ग्रो करेगी।
एंड इफ यू चूज टू से कि नहीं इंडिया को नहीं करना चाहिए ज्वाइन, सो यू कैन कम अप विथ थिंग्स लाइक कि चाइना एंड अदर कंट्रीज दे डू नॉट ज्वाइन दिस बिकॉज इससे एट टाइम ऑफ वॉर और अदर थिंग लॉस हो सकता है, या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टैंड कंट्री का नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं रहेगी। और अब जैसा हेजिमोन मतलब जैसा एक वो रूल वो लेकर आएगा उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। सो आप अपने सपोर्ट में कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। Question number 27 is explain the meaning of garage sale in context of shock therapy. So क्या हुआ था कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसके बाद जो उसके रिपब्लिक्स थे उन्होंने कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चलने के लिए एक जो स्ट्रैटेजी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की डिवाइस की गई स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो किया। इट वाज शॉक थेरेपी, जहाँ पे इन सारी कंट्रीज के जो एसेट्स थे, जो गवर्नमेंट एसेट्स थे, उनको प्राइवेट सेल के लिए दे दिया जा रहा था। सो व्हाट हैपेंड कि इससे इंडस्ट्रीज एंटायरली डिसअपियर हो गई, बिकॉज कि ये लिटरली बहुत ही लो प्राइसेस में ये सारे बेच दिए गए, और इसीलिए इसको गराज सेल बोला गया था। Alright guys, so this was all in this video. Please do like, share and subscribe, and also अगर कोई आपका suggestion या आपकी query है तो comment box में drop कीजिए। If you want to check out previous years papers, notes या आपको videos के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, विच इज ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय।